नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से अपने प्यारे से बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम विद्याकुल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी सारे बच्चे हमारे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, लगातार अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। प्यारे बच्चों, समय आ गया है जब अपनी तैयारी को शुरू से शुरू करने का, ठीक है, मतलब स्टार्टिंग से पढ़ने का समय आ गया है। देखो, क्लास 12 का जो बोर्ड एग्जाम होता है ना बेटा, क्लास 12 का ये जो बोर्ड एग्जाम होता है बेटा, ये पूरे एक साल की तपस्या होती है। इसे एक दिन में कोई कह दे कि हम पढ़ करके टॉप कर देंगे, अच्छे नंबर ले आएंगे, तो ये संभव नहीं है। क्योंकि 12 महीने लगते हैं बेटा इस केमिस्ट्री के सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए, और हर एक चैप्टर अपने आप में बहुत ज्यादा दमदार है। इसलिए बेटा अगर जो बच्चा शुरू से पढ़ेगा, धीरे धीरे करके हर एक चीज को क्लियर करते हुए चैप्टर वाइज पूरे सिलेबस को खत्म करेगा, वही सपना देख सकता है बिहार का अगला स्टेट टॉपर बनने का। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पे पूरी विद्याकुल की टीम उतर चुकी है आप सभी लोगों को क्वालिटी कंटेंट देने के लिए, और आप सभी के सपने को साकार करने के लिए, अपने आपके माँ बाप के सपने को साकार करने के लिए। बस हम लोगों ने कमर कस ली, अब तुम्हारी बारी है बेटा कि तुम भी अपनी कमर कस करके हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके बेटा आगे बढ़ो। तो प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने से साथ ही सभी बच्चों से मेरी एक बार सभी बच्चों से मेरा कहना होगा कि एक बार बेटा वीडियो की लिंक को लेकर के शेयर कर दो अपने सभी साथियों तक, और सभी को जल्दी से यहाँ पे बुला दो। यहाँ पे केवल और केवल क्लास 12 के इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट की क्लास चलेगी, मतलब हम लोग इंग्लिश मीडियम के कंटेंट को लेकर के अब परेशान नहीं होंगे। जो हमारे बच्चे परेशान हो जाते थे, हिंदी मीडियम के टीचर्स के पास जाते थे और कंटेंट की चाह करते थे कि मुझे बिहार बोर्ड का कंटेंट दे दो, ठीक है, तो बाइलिंगुअल करके टीचर पढ़ा देता था, बच्चों को बहुत परेशानियां हो जाती। इन सारी परेशानियों को समाप्त करने के लिए एक बार फिर से आपका प्यारा सा शिक्षक मैं जीके सर आप सभी के सामने आया हूं, केमिस्ट्री सब्जेक्ट का पहला चैप्टर लेकर के एनसीईआरटी का, जिसका नाम है सॉलिड स्टेट। और आज का जो टॉपिक है बेटा वो क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड पे है, कि क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड क्या होते हैं। हर एक टॉपिक को बेटा यहाँ पे कवर करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे, और उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को आज के पूरे सेशन में मजा आएगा, और जो बिहार बोर्ड के प्रीवियस ईयर में आए हुए कुछ क्वेश्चंस हैं उसको भी यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। तो सभी बच्चे जल्दी 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 से कमेंट सेक्शन में हमारे साथ जुड़ जाओ, फिर आज इस क्लास की शुरुआत करें। समय आ चुका है शुरू करने का। चलो भैया शुरू करते हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 1 सॉलिड स्टेट। हेडिंग डाल लेना, कॉपी नहीं बना लेना, ठीक है, और सुंदर सुंदर अक्षरों में लिखना, ब्यूटीफुल तरीके से अपनी कॉपी बनाना, ठीक है। चलो भैया शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। सबसे पहले आज का जो चैप्टर है उसका नाम है बेटा सॉलिड स्टेट, ठीक है। तो हम सबसे पहले सॉलिड स्टेट के बारे में शुरू करने से पहले आप सभी से कुछ बातें करना चाहेंगे। देखो बेटा, ये सॉलिड आया कहाँ से है? तो हम लोगों को पता है कि जो हमारा मैटर है वो नेचर में कितने स्टेट पर एग्जिस्ट करता है। मैटर बोले तो हम दुनिया में जो भी चीजें हम लोग देख पाते हैं ना, वो सब हमारे लिए मैटर है। जैसे हम भी मैटर है, तुम भी मैटर हो। इसी मैटर की स्टडी क्या कहलाती है? केमिस्ट्री। क्या कहलाती है? केमिस्ट्री। अगर हम मैटर को, पदार्थ को अपने चारों तरफ देखें तो वो 3 स्टेट पे पाया जाता है। कौन कौन से स्टेट है बेटा? सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है। ये 3 स्टेट पर पाया जाता है। तो भैया ये 3 स्टेट में पाया जाता है, लेकिन हम केवल इस चैप्टर में सॉलिड के बारे में क्यों पढ़ेंगे? जानकारी तो ये भी है, ठीक है, जानने की जरूरत तो ये भी है। तो बेटा पूरी कहानी को यहाँ पे हम शुरू से लेकर के लास्ट तक पढ़ेंगे कि मैटर नेचर पे 3 स्टेट पर ही एग्जिस्ट क्यों करता है, क्या कारण है। कोई चीज पानी है तो लिक्विड स्टेट पर क्यों मिलती है, बर्फ है तो सॉलिड स्टेट पर ही क्यों मिलती है, अगर पानी को गर्म कर देते हैं तो भाप बन के उड़ क्यों जाता है। ये सारी चीजों को यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे, और स्पेसिफिक रूप से हम केवल और केवल इस चैप्टर में सिर्फ सॉलिड के बारे में स्टडी करेंगे। सॉलिड क्या होता है, सॉलिड के फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, और साथ साथ उनका क्लासिफिकेशन भी यहाँ पे करने वाले हैं। तो सभी साथी जल्दी से कमेंट सेक्शन में आओ भैया, शुरू करें आज की क्लास। चलो भैया शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो, हमें पता है कि जो मैटर है वो नेचर में कितने स्टेट पर एग्जिस्ट करता है। तो हमको पता है, वी नो डेट मैटर एग्जिस्ट 3 स्टेट इन नेचर। मैटर जो है वो नेचर में कितने स्टेट पर एग्जिस्ट करता है बेटा? 3 स्टेट पर एग्जिस्ट करता है। कौन कौन से 3 स्टेट है? एक तो सॉलिड है बेटा, दूसरा पॉइंट इसका लिक्विड का होता है, और तीसरा क्या होता है? गैस। लेकिन अब मुद्दे की बात ये आती है, इस चैप्टर में हमें केवल और केवल क्या पढ़ना है बेटा? सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ना है। लिक्विड और गैस के बारे में क्यों नहीं पढ़ेंगे? क्योंकि तुमने 11th में लिक्विड और गैस पढ़ा था। याद करो, स्टेट ऑफ मैटर चैप्टर, और स्टेट ऑफ मैटर में आपने गैस के बारे में थोड़ी बहुत जानकारियां हासिल कर ली थी जो आपके लिए जरूरी था, और साथ ही साथ आपने लिक्विड के बारे में भी सफिशिएंट जानकारियां वहां पे हासिल कर ली थी। लेकिन सॉलिड स्टेट वहां से अलग था, क्योंकि इसकी पूरी की पूरी प्रॉपर्टीज और इसका जो क्लासिफिकेशन है वो बिल्कुल अलग है लिक्विड और गैस से। इसलिए बेटा स्पेसिफिक रूप से क्लास 12 के पहले चैप्टर के अंतर्गत हम सॉलिड को आज कवर करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भैया इस चैप्टर में हम केवल और केवल किसके बारे में पढ़ेंगे? सॉलिड के बारे में। अब जैसा यहाँ पे देखो, आइस है तो सॉलिड स्टेट में मिल गया, पानी को ठंडा कर दोगे तो आइस बन जाएगा, आइस सॉलिड मिलता है। वहीं पे अगर हम गैस की बात करें तो चाय हम बनाते हैं ना बेटा, चाय,
तो पानी उड़ता है हवा में, तो ये किस स्टेट पे है, गैस में। और साथ ही साथ पानी अगर रूम टेम्परेचर पे रखा है तो ये बेटा लिक्विड है, सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं है। अब थोड़ी सी चर्चा ये करते हैं कि नेचर में कोई, अब देखो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज पे डिस्कशन कर लेते, सॉलिड, लिक्विड और गैस की कुछ प्रॉपर्टीज आप लोग जानते होंगे। सॉलिड नेचर में कैसा होता है, रिजिड, मतलब इसको दबाया नहीं जा सकता। जैसे अगर आइस का एक टुकड़ा लेकर के हाथ में वैसे दबाने का प्रयास करें तो क्या वो दबेगा, नहीं दबेगा, इसका मतलब वो क्या है, रिजिड है। उसका शेप क्या होता है बेटा, फिक्स। जैसे अगर हम फ्रिज में पानी को रख करके ठंडा करें और आइस बनाएं तो बेटा वो जिस बर्तन में रखोगे उसी के शेप में बन करके आएगा। अगर कटोरी में रखोगे कटोरी के शेप का आइस बन जाएगा, अगर बेटा उसको ग्लास में रखोगे ग्लास के शेप का आइस बन जाएगा। इसका मतलब इसका शेप क्या होगा, फिक्स्ड होगा। और अगर शेप फिक्स्ड होगा तो इसका बेटा वॉल्यूम भी क्या होता है, फिक्स्ड। इसका मतलब जो सॉलिड होते हैं वो नेचर में रिजिड भी हैं, फिक्स्ड शेप के भी होते हैं, फिक्स्ड वॉल्यूम के होते हैं। ऐसा क्यों होता है अभी आगे सीखेंगे। इसी क्रम में थोड़ी सी चर्चा को आगे बढ़ाएं तो लिक्विड की बात करें तो लिक्विड रिजिड नहीं होता है। पानी को एक तरफ से ढकेलोगे दूसरे तरफ फ्लो कर जाएगा, तो ये रिजिड नहीं होता है। ना तो इसका शेप फिक्स होता है, जैसे पानी है अगर लोटे में रखोगे तो लोटे का शेप ले लेगा, अगर अगर आप उसी 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 पानी को जग में रखो जग का शेप ले लेगा, अगर उसी को बोतल में डालो तो बोतल का शेप ले लेगा। और साथ ही साथ बेटा इसका वॉल्यूम तो फिक्स होता है, अगर 1 लीटर आपने पानी लिया तो पानी 1 ही लीटर रहेगा, शेप बदल जाएगा, रिजिड नहीं होगा। लेकिन इसका वॉल्यूम क्या रहेगा बेटा, फिक्स रहेगा। तो वॉल्यूम, और अगर हम वॉल्यूम और साथ ही साथ किसकी बात करें बेटा, वॉल्यूम और साथ ही साथ शेप की बात करते हैं तो वॉल्यूम और शेप केवल और केवल सॉलिड के फिक्स होते हैं, लिक्विड के फिक्स नहीं होते। अगर हम गैस की बात करते हैं तो ये तीनों फिक्स नहीं होता गैस में, ना तो ये रिजिड होते हैं, ना ही इनका शेप फिक्स्ड होता है, और ना ही इसका वॉल्यूम भी क्या होता है बेटा, फिक्स होता है। क्लियर हो गया बेटा। अब थोड़ी सी चर्चा को और आगे ले चलने की आवश्यकता है। अब बेटा इस चैप्टर में अगर हम बात करते हैं तो हमें सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक फॉर्म में किसके बारे में पढ़ना है, तो इस चैप्टर में केवल और केवल हमें सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है बेटा, सॉलिड स्टेट के बारे में स्टडी करनी है। केवल और केवल किसके बारे में पढ़ना है बेटा, केवल और केवल हमें सॉलिड के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में बेटा, केवल और केवल सॉलिड के बारे में पढ़ना है, सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ना है। पहले इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी देख ले, कोई भी सॉलिड तुम पकड़ लो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी को देखो। तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड की बात करें तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में देखते हैं बेटा कौन कौन से टॉपिक आ सकते हैं। तो बेटा देखो सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड इस चैप्टर में पढ़ेंगे, फिर क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे, फिर एन आइसोट्रोपिक और आइसोट्रोपिक नेचर क्या होता है इसकी इस चैप्टर में हमें पढ़ने को मिलेगा, फिर डिफरेंस हम देखेंगे, और साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे हम क्वेश्चन को भी यहाँ पे कवर करने वाले हैं। प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने से साथियों थोड़ी सी चर्चा को आगे बढ़ाएं। अब तुम्हारे मन में एक बात ये आई होगी प्यारे बच्चों कि जो सब्सटेंस है वो नेचर में 3 ही स्टेट पर क्यों एग्जिस्ट करता है। तुम्हारे मन में ये भी बात आई होगी कि ये नेचर में 3 स्टेट पर ही क्यों एग्जिस्ट करता है। तो बेटा इसके पीछे 2 कारण होते हैं, 2 अपोजिंग फोर्स होते हैं जिसकी वजह से जो मैटर है वो नेचर में 3 स्टेट पर ही एग्जिस्ट करता है। अब वो 2 फैक्टर या 2 अपोजिंग फोर्स क्या क्या होते हैं। एक तो होता है क्या, अब ध्यान सुनना एक एक पॉइंट, अगर हम किसी भी मैटर की बात करते हैं तो इस मैटर का फॉर्मेशन होता है छोटे छोटे पार्टिकल से। इन छोटे छोटे पार्टिकल को हम नाम देते हैं बेटा कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल। क्या बोलते हैं बेटा, इसको नाम देते हैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। क्या बोलते हैं बेटा, इनको हम नाम देते हैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल या तो एटम रहा होगा, या तो बेटा ये आयंस रहे होंगे, या फिर ये क्या हो जाएगा बेटा मॉलिक्यूल्स हो जाएगा, या फिर ये क्या हो जाएगा बेटा मॉलिक्यूल्स हो जाएगा। मतलब ये मैटर जो होता है कोई भी सब्सटेंस ले लोगे वो नेचर में या तो एटम से मिलकर के बना होगा, या तो आयन से मिलकर के बना होगा, या तो मॉलिक्यूल से मिलकर के बना होगा। इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। तो याद रखना कोई भी मैटर है वो नेचर में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिलकर के बना है। इन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच में 2 तरीके के फोर्स काम करते हैं। पहले टाइप का फोर्स क्या होता है बेटा, फर्स्ट टाइप के अगर हम फोर्स की बात करते हैं तो फर्स्ट टाइप का जो फोर्स काम करता है उसका नाम होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या होता है बेटा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ क्या बेटा अट्रैक्शन, ये होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ क्या बेटा अट्रैक्शन। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, ये जो पार्टिकल होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये जो पार्टिकल होते हैं ना बेटा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इसी अट्रैक्शन फोर्स को हम क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, IFA। दूसरी बात, जब ये पार्टिकल एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं ना बेटा तो सेकेंड टाइप का फोर्स काम करने लगता है। पार्टिकल के बीच में होता है कोलिजन, और कोलिजन की वजह से यहाँ पे हीट क्या हो जाती है बेटा, रिलीज। यहाँ पे हीट क्या होती है बेटा, रिलीज। और हीट रिलीज होती है जिसकी वजह से यहाँ पे क्रिएट हो जाती है थर्मल एनर्जी।
तो यही दो फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, कोई भी सब्सटेंस या कोई भी मैटर नेचर में 3 स्टेट पर ही एग्जिस्ट करता है। पहला पॉइंट क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और दूसरा क्या होता है बेटा, थर्मल एनर्जी। क्या होता है, थर्मल एनर्जी। अब देखो पहला क्या है, द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द पार्टिकल विच टेंड्स टू कीप पार्टिकल क्लोजर। जो पार्टिकल को क्लोज करने के लिए अट्रैक्टिव फोर्स काम करता है पार्टिकल्स के बीच में, उसको क्या नाम देते हैं बेटा, उसको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दूसरा क्या फैक्टर होता है, द थर्मल एनर्जी विच टेंड्स टू कीप द अपार्ट बाय मेकिंग देम मूव फास्टर। दूसरा फैक्टर क्या होता है, थर्मल एनर्जी होता है। ये थर्मल एनर्जी क्या करता है, पार्टिकल को एक दूसरे से दूर ले जाता है। एक अपोजिंग फोर्स क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो पार्टिकल को पास लाता है, और दूसरा क्या है, थर्मल एनर्जी, जो एक दूसरे के क्या हो जाता है बेटा, दूर। इन्हीं दोनों फैक्टर्स की वजह से कोई भी सब्सटेंस नेचर में 3 स्टेट पर ही एग्जिस्ट करता है। कितने स्टेट पर ही एग्जिस्ट करता है बेटा, 3 स्टेट पर ही क्या करता है बेटा, एग्जिस्ट करता है। 3 स्टेट पर ही क्या करता है बेटा, एग्जिस्ट करता है। क्लियर है, 3 स्टेट पर ही क्या करता है बेटा, ये एग्जिस्ट करता है। अब थोड़ी सी चर्चा को आगे लेकर के हम चलना चाहेंगे। तुम्हारे मन की बात है, एकदम प्यार से सुनो, कोई जल्दबाजी नहीं है बेटा, ध्यान से सुनना, ध्यान सुनना। मैंने कहा ये मैटर नेचर में 3 स्टेट पर एग्जिस्ट करता है, 3 स्टेट पर एग्जिस्ट करता है। इसके पीछे के कितने फैक्टर हैं बेटा, तो 2 अपोजिंग फैक्टर है। कितने अपोजिंग फैक्टर हैं बेटा, 2 अपोजिंग फैक्टर है। पहला क्या है बेटा, फर्स्ट फैक्टर क्या था, अट्रैक्टिव फोर्स, दैट इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ क्या बेटा, अट्रैक्शन। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ क्या बेटा, अट्रैक्शन। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ क्या है बेटा, अट्रैक्शन। दूसरा क्या बेटा, दैट इज थर्मल एनर्जी। क्या होता है बेटा, थर्मल एनर्जी। ये पार्टिकल को एक दूसरे के पास लाता है। ये फैक्टर क्या करता है, पार्टिकल को एक दूसरे के पास लाता है, मतलब ये डिस्टेंस को कम करता है। ये पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस को क्या करता है, कम। और थर्मल एनर्जी क्या करती है, डिस्टेंस को इंक्रीज कर देता है। डिस्टेंस को क्या करता है, इंक्रीज। इससे कहने का मतलब ये निकल के आ रहा है बेटा, इसके कहने का मतलब ये आया कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है बेटा, थर्मल एनर्जी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है बेटा, थर्मल एनर्जी। मतलब थर्मल एनर्जी ज्यादा होगी तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा बेटा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब मेरी बात को सुनो, इसमें 3 कंडीशन एग्जिस्ट करती है। पहली कंडीशन है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज हायर देन थर्मल एनर्जी। पहली कंडीशन ये हो सकता है कि कोई भी मैटर ऐसा है जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, किससे बेटा, थर्मल एनर्जी से। तो ये जो स्टेट बनेगी दैट इज कॉल्ड सॉलिड स्टेट। इसी को क्या बोलते हैं बेटा, सॉलिड स्टेट बोलते हैं। दूसरी कंडीशन है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो हो जाए वो थर्मल एनर्जी के क्या हो जाए, इक्वल। थर्मल एनर्जी के क्या हो जाए बेटा, इक्वल। जब थर्मल एनर्जी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपस में इक्वल हो जाए तो ये कौन सी स्टेट बन गई बेटा, दैट इज कॉल्ड लिक्विड स्टेट। तीसरी है जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लेस देन क्या हो जाए बेटा, थर्मल एनर्जी। जब ये थर्मल एनर्जी से कम हो जाए तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, ये बन जाता है आपका गैसियस स्टेट। क्या बन जाता है बेटा, गैसियस स्टेट। तो अगर हम पहले पॉइंट की तरफ चले तो हमें केवल और केवल कौन सी स्टेट पढ़नी है, तो हमको पता है हमें सर सिर्फ और सिर्फ सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़नी है। तो सॉलिड स्टेट में क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ज्यादा। इसका मतलब पार्टिकल एक दूसरे के बहुत क्लोज होंगे, पार्टिकल्स और वेरी क्लोजर टू ईच अदर, वेरी क्लोजर टू ईच अदर। ये एक दूसरे के बहुत क्लोज होंगे। और इस कंडीशन में क्या होगा, थर्मल एनर्जी विल बी मिनिमम। इस कंडीशन में थर्मल एनर्जी क्या हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। अच्छा देखो, ये थर्मल एनर्जी जो होता है, पॉइंट नोट लिखना बेटा, ये थर्मल एनर्जी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये जो थर्मल एनर्जी होता है बेटा ना, ये थर्मल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है बेटा, टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो थर्मल एनर्जी भी क्या होगी, बढ़ेगी। अगर थर्मल टेम्परेचर घटेगा थर्मल एनर्जी कम होगी। इसका मतलब अगर थर्मल एनर्जी कम है तो कोई भी मैटर सॉलिड स्टेट पे तब जाएगा जब टेम्परेचर क्या हो जाएगा बेटा, जब टेम्परेचर हमारा मिनिमम हो जाएगा। जब टेम्परेचर हमारा क्या हो जाएगा बेटा, जब टेम्परेचर हमारा मिनिमम हो जाएगा तो इस कंडीशन में हमारा कोई भी मैटर किस स्टेट पे चला जाएगा, तो हमारा कोई भी मैटर किस स्टेट पे चला जाएगा बेटा, सॉलिड स्टेट पर चला जाएगा। क्लियर हो गया बेटा, मामला डन हो गया। तो यही वाला कारण देख लेना बेटा, यही वाला कारण यहाँ पे देख लेना। अब देखो हमने कंडीशन यहाँ पे मिनिमम कर लिया कि कोई भी, अब देखो हमसे क्वेश्चन यह पूछा जाता है राइट द सुटेबल कंडीशन फॉर सॉलिड स्टेट। तो अगर सुटेबल कंडीशन तुमसे पूछा जाए, सुटेबल कंडीशन क्या होगी,
अगर कोई तुमसे सुटेबल कंडीशन पूछे, सुटेबल कंडीशन पूछे तो सुटेबल कंडीशन क्या होगी? तो बेटा देखो यहाँ पे लिखा है एट सफिशिएंट लो टेम्परेचर, बहुत कम टेम्परेचर पे द थर्मल एनर्जी इज लो, थर्मल एनर्जी कम होगी। इंटरमोलिकुलर फोर्स ब्रिंग टू क्लोजर, इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होगा? ज्यादा हो जाएगा, जिससे पार्टिकल एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे। एंड पार्टिकल ऑक्यूपाई फिक्स्ड पोजीशन, और पार्टिकल क्या करेगा? अट्रैक्शन बढ़ गया, पार्टिकल पास आ गया, पोजीशन फिक्स हो गई। पोजीशन फिक्स हो जाएगी तो किस स्टेट पे चला गया? सॉलिड। उसी के आगे कह रहे हैं पार्टिकल कैन स्टिल ओसिलेट अबाउट देयर द मीन पोजीशन, केवल पार्टिकल, अब जैसे ये पार्टिकल्स है तो ये पार्टिकल केवल अपनी पोजीशन के इधर उधर वाइब्रेट कर सकते हैं बेटा, वाइब्रेट कर सकते हैं, एक दूसरे को हटा नहीं सकते, तो ओसिलेट करेंगे अपनी मीन पोजीशन के। दिस सब्सटेंस एग्जिस्ट इन द सॉलिड स्टेट, और इस समय जो मैटर होगा वो किस स्टेट पर एग्जिस्ट करेगा? सॉलिड स्टेट पर एग्जिस्ट करेगा। प्यारे साथियों, चर्चा को थोड़ा सा और आगे लेकर के चलते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड की तरफ चलते हैं। आपने इतना जान लिया कि कोई भी मैटर सॉलिड स्टेट पे तब जाएगा जब टेम्परेचर कम होगा। जब टेम्परेचर क्या होगा बेटा? कम होगा। टेम्परेचर कम होने से थर्मल एनर्जी क्या हो जाएगी बेटा? तो थर्मल एनर्जी कम हो जाएगी, और इस कंडीशन में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा बेटा? हाई। आगे चर्चा को थोड़ा सा बढ़ाएंगे बेटा, कह रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड क्या है तो कह रहे हैं जो सॉलिड होता है उसका डेफिनेट मास होता है, वॉल्यूम होता है, शेप होता है, जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया। इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस बहुत कम हो जाती है, शॉर्ट हो जाती है। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज हाई हो जाता है। कह रहे हैं देयर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल लाइक एज एटम, मॉलिक्यूल और आयंस हैव द फिक्स्ड पोजीशन, दे कैन ओनली ओसिलेट अबाउट देयर द मीन पोजीशन। ठीक है, ये बात भी हमारी हो गई। दे आर इनकम्प्रेसिबल इन नेचर, रिजिड होते हैं मतलब इनकम्प्रेसिबल नेचर के होते हैं। ये फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्या है बेटा? यही फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्या है? सॉलिड है। ठीक है, थोड़ी सी चर्चा को और आगे लेकर के चलेंगे प्यारे नंबर 1 साथियों। प्यारे बच्चों देखो, ये है सॉलिड, ये आइस है, ये आइस का क्या है बेटा? टुकड़ा। अब इस आइस के टुकड़े को अंदर देखो, माइक्रोस्कोप के द्वारा अंदर जब देखोगे तो आप देखोगे ये बहुत छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर के बना, इन छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना। इन छोटे छोटे पार्टिकल को ही क्या कहेंगे बेटा? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं बेटा? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। अब देखो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का क्या हो रहा है? अरेंजमेंट। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का क्या हो रहा है बेटा? अरेंजमेंट हो रहा है। और कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का अरेंजमेंट के बेस पर अगर सॉलिड को क्लासिफाइड करते हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के अरेंजमेंट के बेस पे अगर हम सॉलिड को क्लासिफाइड करते हैं, सॉलिड कितने टाइप का बनता है बेटा? 2 तरीके का बनता है। अगर हम क्लासिफिकेशन करते हैं सॉलिड का, हेडिंग डालेंगे क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ क्या बेटा? सॉलिड। किसके बेस पे क्लासिफिकेशन कर रहे हो बेटा? तो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ क्या बेटा? अरेंजमेंट। अरेंजमेंट के बेस पे इसको क्लासिफाइड करोगे। जब अरेंजमेंट के बेस पे क्लासिफाइड करते हैं तो 2 तरीके का अरेंजमेंट पॉसिबल है। पहला तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का रेगुलर अरेंजमेंट होगा। कैसा होगा बेटा? रेगुलर अरेंजमेंट। और दूसरा अरेंजमेंट कैसा होता है बेटा? इर्रेगुलर। क्या होता है बेटा? एक अरेंजमेंट रेगुलर हो सकता है, दूसरा क्या होता है? इर्रेगुलर अरेंजमेंट पॉसिबल है। या तो भाई तुम व्यवस्थित हो गए या तो अव्यवस्थित हो गए, 2 ही हो सकते हैं, 2 ही कंडीशन फुलफिल होती है। या तो अरेंजमेंट रेगुलर हो जाएगा या तो इर्रेगुलर। अगर अरेंजमेंट रेगुलर है बेटा तो इसको कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। इसी को क्या बोलते हैं बेटा? क्रिस्टलाइन सॉलिड। और इसी को हम बोलते हैं बेटा ट्रू सॉलिड। इसी को क्या कहते हैं बेटा? इसी को बोलते हैं ट्रू सॉलिड। अगर इर्रेगुलर होता है तो बेटा इसका नाम होता है एमॉर्फस सॉलिड। इसको क्या कहते हैं बेटा? एमॉर्फस सॉलिड कहते हैं। या प्यारे बच्चों इसी को कहते हैं स्यूडो सॉलिड। क्या बोलते हैं? स्यूडो सॉलिड। ठीक है, क्या बोलते हैं बेटा? स्यूडो सॉलिड। नोट कर लेंगे दोनों पॉइंट, फिर एक एक करके हम चीजों को क्लियर करते हुए आगे बढ़े। ठीक है बेटा, चलो बेटा सबसे पहले बात करते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड की। सबसे पहला क्या नाम लिखेंगे बेटा? क्रिस्टलाइन सॉलिड। पहला टाइप का सॉलिड है दैट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड। अगर हम बेटा क्रिस्टलाइन सॉलिड की तरफ चर्चा करें तो क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है? सबसे पहले देखो क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड, मान लो आपने सॉलिड प्रिपेयर किया, इसके 2 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, इधर समझाता हूँ। मान लो आपने एक सॉलिड प्रिपेयर किया, सॉलिड बनाया, इसके 2 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ए और बी है। अगर ए और बी का अरेंजमेंट देखें, अगर ए के बाद बी आए, बी के बाद ए आए, ए के बाद बी आए, बी के बाद क्या आए? ए आए, फिर से बेटा यहाँ पे बी आ जाए, यहाँ पे फिर से बेटा ए आ जाए, यहाँ पे फिर से बेटा बी आ जाए, यहाँ पे फिर से ए आ जाए,
यहाँ पे बेटा फिर से ए आ जाए, यहाँ पे फिर से बेटा बी आ जाए, यहाँ पे ए आ जाए और यहाँ पे फिर से बेटा क्या आ जाए बी। अगर अरेंजमेंट इस तरीके का अरेंजमेंट है, इसे कहते हैं रेगुलर अरेंजमेंट। इस अरेंजमेंट को क्या कहोगे, इसे कहोगे रेगुलर अरेंजमेंट। ये क्या है बेटा, रेगुलर अरेंजमेंट। और रेगुलर अरेंजमेंट कहाँ तक हो सकता है बेटा, लॉन्ग रेंज ऑर्डर में होगा। क्या होगा बेटा, इसका रेगुलर अरेंजमेंट लॉन्ग रेंज ऑर्डर में होगा। अगर ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर में होता है तो बेटा इसी का नाम होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में पहला पॉइंट लिखना, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। रेगुलर अरेंजमेंट क्या होगा बेटा, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का होगा। रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ क्या होगा बेटा, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का होता है। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का रेगुलर अरेंजमेंट होता है। और अरेंजमेंट क्या होता है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर में होता है। कहाँ पे होता है बेटा, लॉन्ग रेंज ऑर्डर में। ये क्या होता है बेटा, लॉन्ग रेंज ऑर्डर में। दूसरे पॉइंट की बात करेंगे बेटा। अब देखो ए के बाद बी, बी के बाद ए आता है। इसका मतलब यहाँ पर जो अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा, ये बहुत ज्यादा होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, वेरी हाई। यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई होता है, जब यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है बेटा, बहुत ज्यादा होता है। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, शार्प होता है। इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो फिक्स होता है। मेल्टिंग पॉइंट इसका क्या होता है, फिक्स्ड। और इसको कहते हैं शार्प मेल्टिंग पॉइंट। इसी को क्या नाम देते हैं बेटा, इसी को नाम देते हैं शार्प मेल्टिंग पॉइंट। तो इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, फिक्स होता है, अर्थात ये एक फिक्स टेम्परेचर पे ही सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं, इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, शार्प होता है। सिंपल सी बात है। तीसरे पॉइंट की बात करें, इनको हम बोलते हैं बेटा ट्रू सॉलिड। क्या बोलते हैं बेटा, ट्रू सॉलिड। अगर इसे नाइफ से क्या करोगे, कट करोगे, इसका क्लीवेज करोगे, काटोगे, तो बेटा शार्प क्लीवेज होता है। यहाँ पे क्या होता है, याद रखना बेटा, इनका शार्प क्लीवेज होता है। यहाँ पे जो क्लीवेज होगा वो शार्प होगा। मतलब इसको कट करने के बाद जो सरफेस मिलेगी ना बेटा, वो स्मूथ मिलेगी, चिकनी सतह मिलेगी, स्मूथ सरफेस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे याद रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे के सारे एन आइसोट्रोपिक नेचर के होते हैं। ये सारे के सारे एन आइसोट्रोपिक नेचर के सॉलिड है। ये सारे के सारे किस नेचर के सॉलिड होते हैं, एन आइसोट्रोपिक नेचर के सॉलिड है। अब तुम्हारे मन में आया होगा एन आइसोट्रोपिक नेचर क्या है। देखो बेटा, अगर हम बी और ए की फिजिकल प्रॉपर्टीज को कंपेयर करें, बी और ए के फिजिकल प्रॉपर्टीज को कंपेयर करें, लाइक ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कंपेयर करें। अगर इनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कंपेयर करें ना, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जानते हो, ए का अलग होगा, बी का अलग होगा। तो अगर इस डायरेक्शन में मूव करेंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग आएगा, लेकिन इस डायरेक्शन में मूव करो तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग आएगा। तो डायरेक्शन के अलोंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। जब किसी भी सॉलिड में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, अगर किसी भी सॉलिड में फिजिकल प्रॉपर्टीज डायरेक्शन के अलोंग चेंज हो रही हैं, तो इसी प्रॉपर्टी को कहते हैं एन आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं बेटा, एन आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, एन आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को देख पाओगे, यहाँ पे अरेंजमेंट रेगुलर है तो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, इररेगुलर अरेंजमेंट है तो एमॉर्फस सॉलिड हो गया। ठीक है, अब थोड़ी सी चर्चा बोलेंगे एमॉर्फस सॉलिड के बारे में। कह रहे हैं इट कंसिस्ट द पार्टिकल ऑफ इररेगुलर शेप, हैज द शॉर्ट रेंज ऑर्डर। सही है, मेल्ट ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर, इट इज आल्सो नोन एज सुपर कोल्ड लिक्विड। देखो, अगर हम बात करते हैं बेटा ग्लास की, तो ग्लास क्या होता है, सुपर कोल्ड लिक्विड होता है। इसमें क्या होता है, ग्लास हमारा सुपर कोल्ड लिक्विड होता है, क्योंकि इसमें फ्लो करने की टेंडेंसी होती है, इसीलिए इनको सुपर कोल्ड लिक्विड के नाम से जानते हैं। दे हैव द टेंडेंसी। एग्जांपल इसका है ग्लास है, क्वार्ट्ज है, ऑल ऑफ पॉलीमर। जितने भी पॉलीमर्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, वो सारे के सारे एमॉर्फस सॉलिड होते हैं। थोड़ी सी चर्चाओं को बेटा और आगे लेकर के हम लोग चलेंगे, थोड़ी सी चर्चा को बेटा और आगे हम लेकर के चलेंगे। ठीक है, देखो बेटा, आइसोट्रोपिक और एन आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी का डिस्कशन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, आज की चर्चा को बेटा यहीं पे हम करेंगे समाप्त। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।